गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें हम वेयर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज, ये हमें आज स्टार्ट करना है। इससे पहले का हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियोस नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पहले के वीडियोस देख सकते हैं। अब आज हमें स्टार्ट करना है वेयर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज। हमने ये तो देख लिया कि एटीपी बनता कैसे है, कहाँ पे क्या चीज़ होगी, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है कि एटीपी कब जाके बनेगा और कैसे बनेगा। यहाँ हमें स्टार्ट करने की ये एटीपी और एनएडीपीएच जो बन रहा है इसका यूज़ क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन एटीपी एनएडीपीएच एंड O2। इसमें क्या होता है, जो ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे ये हमने देखा था। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या थे, एटीपी, एनएडीपीएच और O2। इसमें क्या होता है, O2 जो होता है वो तो बाहर आ जाते हैं, मतलब जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और एटीपी एनएडीपीएच जो होता है वो यूज़ हो जाता है किसमें, सिंथेसिस ऑफ फूड में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, शुगर बनता है। जो बायोसिंथेटिक फेस होता है उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता लाइट पे। वो क्या करता है कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है। तो वहाँ क्या बन रहा था, एटीपी एनएडीपीएच टू CO2 और H2O। आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम and then stops. If the light is made available, the synthesis start again. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे हम कह रहे थे कि डार्क रिएक्शन होगी तभी वो जब डार्क होगा, जब धूप नहीं होगी तभी डार्क रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जब लाइट अवेलेबल है तो क्या होता है कि एटीपी एनएडीपीएच ये सब बनते रहते हैं। लाइट अवेलेबल है तो ये सब बनते रहते हैं। जब लाइट अवेलेबल नहीं होती तो क्या होता है कि ये थोड़ी देर तक तो होता है, जब इनका एटीपी एनएडीपीएच सब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये रिएक्शन से स्टॉप हो जाती हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो ये लिखा है कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज अ डार्क रिएक्शन इज अ मिसनॉमर। मतलब ये चीज़ गलत है कि बायोसिंथेटिक फेज डार्क रिएक्शन में होता है या फिर अंधेरे में ही होगा। ये है कि जब जब तक लाइट अवेलेबल है तब तक तो रिएक्शन होता रहेगा, एटीपी एनएडीपीएच सब बनते रहेंगे, ऑक्सीजन रिलीज होती रहेगी। डार्क रिएक्शन है जब लाइट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, एटीपी एनएडीपीएच ये सब बनने बंद हो जाएंगे अगर, तो उसके बाद क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो ये बायोसिंथेटिक फेस है ये रुक जाएगा। तो इसको हम कह रहे थे, इसको हमने पीछे पढ़ा था सारे में कि ये डार्क रिएक्शन होती है। इसमें लिखा है कि बायोसिंथेटिक फेस को डार्क रिएक्शन कहना है, डार्क रिएक्शन इज अ मिसनॉमर। मतलब ये चीज़ गलत है कि बायोसिंथेटिक फेस डार्क रिएक्शन को नहीं कह सकते। ज़रूरी नहीं है कि वो डार्क में ही हो, वो बस जब तक लाइट अवेलेबल नहीं रहती, जब तक लाइट अवेलेबल है तब तक तो रिएक्शंस होती रहती हैं। जब लाइट अनअवेलेबल हो जाती है तो वो कुछ देर तक होती है, उसके बाद उनके पास एटीपी एनएडीपीएच खत्म होने की वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं होती। फिर आए थे मेल्विन केल्विन, उनके नाम पे पढ़िए ये केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में इन्होंने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव कार्बन 14 यूज़ किया था एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने देखा कि स्ट्रोमा के प्रेजेंस में ये 3 PGA प्रोडक्ट दे रहे हैं। 3 PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है। बाद में इन्होंने देखा कि ये जो होते हैं इसमें 2 तरह के हैं, किसी में तो कार्बन 3 वाले कंपाउंड मिल रहे हैं जिनका नाम 3 PG है, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और देखा कि किसी में 4 कार्बन चेन वाले भी मिल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इन्होंने नाम दिया फिर उसके अकॉर्डिंग कि जिसमें 4 कार्बन वाले आएंगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जहाँ बनेगा वो C4 प्लांट्स है, जिसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा वो C3 प्लांट्स है। तो बाद में आज हमें C3 और C4 साइकिल हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें इसका PYQL लास्ट टाइम आया था, इन्होंने पूछा था कि C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। वो थे शुगर केन, मेज और सोरगम। ये NCERT में भी दे रखे हैं। ये देखो ये लिखा हुआ, द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव C14 कार्बन बाय हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। कार्बन ऑर्गेनिक एसिड मतलब इन्होंने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की बात कर रहे हैं।
जिसको इन्होंने वो जो साइकिल्स का नाम है वो इनके नाम पे पड़ा था, केल्विन साइकिल। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना था वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, इन शॉर्ट जिसको हम पीजीए कहते हैं। अब फिर इन्होंने देखा कि एक ग्रुप और है जिसमें CO2 से क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है CO2 फिक्सेशन के बाद, अगेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट विच हैज़ अ 4 कार्बन एटम। 3 वाला बनेगा, 3 वाला जब बनेगा तो वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा C3 प्लांट्स में। इन्होंने देखा कि एक 4 कार्बन वाला भी बन रहा है, तो उसका नाम था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसमें क्या था, उसमें से कार्बन के 4 एटम्स थे। Those plants in which first product of CO2 is C3 plant is PGA। जब C3 वाला होगा तो PGA बनेगा, और जब OAA यूज़ करते हैं हम, OA वाले प्रोडक्ट्स ये होते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये C4 पाथवे फॉलो करेंगे। अब हम डिटेल में देखेंगे कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 और केल्विन साइकिल में स्टेप्स क्या क्या होते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी 2 कार्बन कंपाउंड। They spent many years trying to identify 2 carbon compound before they discovered 5 carbon RUBP। इसका क्या मतलब है, इन्होंने बाद में देख, पहले क्या लगता था, इनको लगता था कि CO2 के साथ कोई एक 2 कार्बन वाला मिल रहा होगा तभी वो 2 कार्बन का कंपाउंड, और ये एक CO2 का ये जाकर C3 का कंपाउंड बना रहे थे, ऐसा इनको लगता था, और ऐसा किसी को भी नॉर्मली लगेगा। बाद में इन्होंने देखा कि ये जिसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसका नाम है RUBP। RUBP जो है वो 5 कार्बन कीटोस शुगर का बना है, जिसका नाम है, जिसका पूरा नाम तो है 1,5 रुबिलोज बिसफॉस्फेट। पूरा नाम है 1,5 रुबिलोज बिसफॉस्फेट। तो इन्होंने देखा कि ये जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड नहीं है। ये ना ऐसा पहले लगता था, जितने भी साइंटिस्ट थे उन्हें पहले लगता था कि कोई ना कोई 2 कार्बन का कंपाउंड होता होगा जिसके साथ ये रिएक्ट करता है CO2 और 3 कार्बन का कंपाउंड बना लेते हैं, जिसको हम PGA कह रहे हैं। बाद में इन्हें पता चला कि ये RUBP है, इसके साथ रिएक्ट करता है, और ये जो RUBP है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। केल्विन साइकिल को सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट फॉलो कर देंगे। केल्विन पाथवे अकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। इट डजेंट मैटर वेदर C3, मतलब वो C3 पाथवे फॉलो करते हैं, C4 पाथवे फॉलो करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अब इसके अंदर इसके तीन पार्ट्स मतलब ये साइकिल 3 स्टेजेस में होती है। 3 स्टेजेस में होती है। पहले होगा कार्बोक्सिलेशन, फिर होगा रिडक्शन, फिर होगा रीजनरेशन। अब देखो ये है NCERT का फिगर। इसमें क्या दिखाया इन्होंने कि सबसे पहले ये RUBP रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट लिखो, ये 1,5 रुबिलोज बिसफॉस्फेट लिखो, वो एक ही बात है। ये सबसे पहले ही आया, ये एटमॉस्फेयर से आया CO2H2O, यहाँ से कार्बोक्सिलेशन हुआ तो ये बन गया 3 PGA कंपाउंड बन गया। ये 3 PGA कंपाउंड बन गया। ये 3 PGA कंपाउंड बनने के बाद इसका हुआ रिडक्शन, यहाँ से ATP से बन गया ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एक बन गया, और ये यहाँ पे NADPH से बन गया NADP+। ये बन गया। यहाँ पे आगे रिडक्शन के बाद जो कंपाउंड बना है फिर बन गया ये ट्रायोस फॉस्फेट। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब हम चाहते हैं कि ये साइकिल कंटिन्यू रहे, तो इसके लिए हमें रीजनरेशन होगा। ATP से फिर ADP बनेगा, रीजनरेशन के बाद फिर से ये RUBP बन जाएगा। ये पूरा दे रखा है, ये पूरा है केल्विन साइकिल। अब ये होता कहाँ है, इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो अब हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा था। इसमें सारे में क्या हो रहा है कि ATP जो है वो खर्च हो रही है, बन नहीं रही। ATP अगर बन नहीं रही तो हम इस साइकिल को आगे भी क्यों चलाएं, यहीं पे रोक देते हैं। जब हमारा ये तो बन ही गया ना, सुक्रोज और स्टार्च शुगर, ये ग्लूकोज बन ही गया। ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। जब ये पूरा प्रोडक्ट बन ही गया तो हम आगे क्यों करें। हम चाहते हैं ऐसा कभी ना कभी तो होगा ना कि ये ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये रीजनरेशन होता रहे। इसमें क्या होगा, उससे फिर दोबारा RUBP से फिर एटमॉस्फेयर वो लेगी, फिर कार्बोक्सिलेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर रीजनरेशन होगा, तो उससे क्या होगा, ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये आगे होता रहे। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा था, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इन स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप।
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। CO2 यूज हो रही है RuBP के लिए एंड द फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, और 2 मॉलिक्यूल बना रही है 3 PGA के। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बना रही है, उसके बाद क्या होगा, फिर हो रहा था साइकिल में रिडक्शन हो रहा था, तो क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा था यूजिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर द रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। अब इसके बाद में क्या हो रहा था, 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या हमने देखा कि इसमें हो क्या रहा है, जो कार्बोक्सिलेशन के टाइम पर तो एक भी ATP यूज़ नहीं हो रहा, NADPH भी यूज़ नहीं हो रहा। रिडक्शन के टाइम पे क्या हो रहा है, रिडक्शन के टाइम पे 2 ATP यूज़ हो रहे हैं और 2 NADPH भी यूज़ हो रहे हैं। NCERT में एक फिगर में लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी हमने पढ़ा ना कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बनेगा। अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बनेगा तो सारी चीज़ें 2 से मल्टीप्लाई होती जाएंगी, अगर 2 से मल्टीप्लाई होती जाएंगी मतलब, और रीजनरेशन में भी एक ATP यूज़ हो रहा है, NADPH एक भी यूज़ नहीं हो रहा। रीजनरेशन, अब इसके बाद अगर एक CO2 और 2 NADPH और 3 ATP ये बन रहा है एक साइकिल केल्विन की। अब ये पूछ रहे हैं हमें ग्लूकोज की बनाने, ग्लूकोज में कितने चाहिए होते हैं, अगर एक मतलब हमें ग्लूकोज के लिए 6 टर्न चाहिए होते हैं, एक ही CO2 फिक्सेशन हो रहा है, हमें करना है 6 को करना है, क्योंकि उसका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ना C6H12O6। अगर कार्बन हमें 6 चाहिए तो उसको साइकिल से इससे एक से एक ही मिल रहा है, तो 6 कितने से मिलेंगे, 6 साइकिल होने पर मिलेंगे, 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल होगा तब हमें जाके ग्लूकोज मिलेगा। तो उसके अंदर ग्लूकोज में क्या क्या बनेगा, 6 CO2 फिक्सेशन होगा, 12 NADPH2 बनेंगे, 18 ATP बनेगा। अब आते हैं रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर ऑफ मॉलिक्यूल RuBP इज अ क्रूशियल इफ द साइकिल कंटिन्यू टू अनइंटरप्टेड। मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये साइकिल कंटिन्यू होता रहे बिना किसी रुके या बिना किसी परेशानी के ही साइकिल कंटिन्यू होता रहे, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RuBP। हमें उसके लिए एक ATP और यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि RuBP वापस से बन सके। तो ये हो गया रीजनरेशन स्टेप। सबसे पहले क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा हुआ रिडक्शन, फिर हुआ रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, 3 PGA का कंपाउंड बन गया। रिडक्शन में क्या हुआ, रिडक्शन में आते आते वो ग्लूकोज बनाया उसने, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ। हमें पता चला कि एक साइकिल से एक CO2 फिक्सेशन होता है, केल्विन साइकिल की पूरी एक साइकिल कंप्लीट होने पे 1 CO2 फिक्सेशन होता है। ग्लूकोज में हमें चाहिए होते हैं 6 कार्बन। अगर 6 चाहिए होंगे तो क्या करना पड़ेगा, केल्विन साइकिल के 6 टर्न्स लेने पड़ेंगे। यही लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। फिर रीजनरेशन में क्या हुआ, इस साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए हमने रीजनरेशन स्टेप किया, जिसके अंदर ATP यूज हुई है। 2 ATP यूज हुई थी रिडक्शन में, एक ATP यूज हो रही है रीजनरेशन में। Hence, for every CO2 molecule entering the Calvin cycle, 3 molecule of ATP and 2 NADPH are required. अब कोई भी एक, ये हमने देख ही लिया कि 3 मॉलिक्यूल ATP के चाहिए, 2 NADPH के चाहिए। उसके बाद इट प्रोबेबली मीट द डिफरेंस इन ATP एंड NADPH इन डार्क रिएक्शन फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। इसमें ये इन आउट वाला जो क्वेश्चन है, ये PYQ है, ये पहले आया था। जब हम 6 CO2 लेंगे तो क्या होगा, 1 ग्लूकोज बनेगा, कितने ATP बनेंगे, 18 ATP बनेंगे, 12 NADPH बनेंगे। आउट क्या होगा, ATP से क्या बन रहा था, वो ADP, 18 ADP बनेंगे, और NADPH क्या बना रहा था, NADP, तो 12 NADP बनेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये PYQ है। अब इसके बाद ये हो गई हमारी C3 साइकिल कंप्लीट। फिर आती है C4 साइकिल। C3 साइकिल तक अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में दोबारा पूछ सकते हो।
ये C4 पाथवे पढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा सा रुबिस्को के बारे में देख लेते हैं। रुबिस्को एंजाइम क्या होती है? रुबिस्को जो है वो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या फिर प्रोटीन भी कह सकते हैं पूरे बायोस्फीयर में। इसका सबस्ट्रेट होता है RUBP। ये क्या करता है? इसका ड्यूल नेचर होता है। ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम कर सकते हैं और ऑक्सीजनेज की तरह भी काम कर सकते हैं। जब CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, और जैसे हमने देखा कि CO2 के साथ RUBP कंबाइन होगी और कार्बोक्सिलेशन के बाद केल्विन साइकिल से फूड सिंथेसिस हो जाएगा। ये हमने देखा C3 साइकिल में। ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। और अगर इक्वल भी हो CO2 और O2 अगर बराबर है तब भी ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा रुबिस्को जो है। अब इसमें क्या होता है कि अगर O2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। ना तो फूड सिंथेसिस होता है बल्कि फोटो रेस्पिरेशन और होने लगता है। तो ये जो इन्होंने देखा कि ये ऑक्सीजनेज की तरह जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं ना, तो उसको हम मतलब इसके अंदर जब ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करते हैं तो ना तो केल्विन साइकिल होता है, ना फूड सिंथेसिस होता है, फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। और जो कि डबल वेस्टफुल प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब C4 पाथवे कहाँ होगा? प्लांट दैट अडेप्टेड टू अ ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। C4 पाथवे होगा जहाँ पे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में। दो दीज प्लांट्स हैव C4 oxaloacetic acid for the first fixation product they use C3 pathway or the Kelvin cycle। मतलब C4 ये पाथवे कहाँ पे फॉलो होता है? जहाँ पे भी कार्बन का 4 कंपाउंड बनता है जो कि oxaloacetic acid होता है CO2 से फिक्स होने के बाद, जब ये मेन प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं? यूज C3 pathway or a Kelvin cycle as the main biosynthetic pathway। C4 plants are a special type of leaf anatomy टॉलरेट हाई टेम्परेचर। जो C4 प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनमें स्पेशल लीफ एनाटमी होती है, मतलब इनका लीफ का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, दे लैक प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। ये क्या था कि हमने देखा था कि जब रुबिस्को में ऑक्सीजनेज हो रहा था तो फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था। C4 प्लांट्स में क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। C4 प्लांट्स जो भी होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, एंड दे हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। फिर आते हैं द पर्टिकुलर। अब इनके जो वो शेप होती है लीव्स की वो कैसी होती है और ये सारी चीज़ें। द पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। ये लिखा हुआ है द लीव्स विच हैव एनाटमी हैव सेड क्रांस एनाटमी। क्रांस का मतलब होता है व्रीथ। व्रीथ मतलब जैसे ये सर्कल की फॉर्म में, एक माला की फॉर्म में, जैसे इसका जो इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है वो होता है कि जैसे किसी की डेड बॉडी पर जो प्लांट्स वो फूल ऐसे गोल सर्कल उसमें ऐसे लेटा के चढ़ाए जाते हैं ना, वो ये इसका मीनिंग होता है। जैसे अगर नॉर्मली समझना हो तो ऐसे सर्कल के फॉर्म में चढ़ाए जाते वो लगे हुए होते हैं ये। दिस द रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। इसके सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं। बंडल शीथ सेल्स आर सेवरल लेयर अराउंड द वस्कुलर बंडल। बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वो सेवरल लेयर्स के होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल, इम्परवियस टू गैशियस एक्सचेंज। मतलब इनमें गैशियस एक्सचेंज नहीं होता। थिक वॉल होती है, इम्परवियस होते हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि कोई भी गैस, जब गैस भी नहीं आ पा, कोई ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि अगर ये गैसियस एक्सचेंज को ये अलाउ करे, जैसे सपोज इसमें ये थिक वॉल ना हो और इंटरसेलुलर स्पेस भी हो, तो क्या होगा कि इसमें ना CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, वो O2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, O2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो ये उसके अकॉर्डिंगली ऐसे अरेंज होते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि ये आगे जाके फूड सिंथेसिस हो सके। इसमें फूड सिंथेसिस तभी होगा जब CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है, इनकी जो ये शेप होती है, जो सेल्स होते हैं, ये अरेंज ही ऐसे होते हैं कि इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। थिक वॉल होती है
और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनकी थिक वॉल होती है, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, जिनमें कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल होता है मेज और सॉर्गम, शुगर केन भी होता है। द प्रेजेंस ऑफ द बंडल शीथ वुड बी हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट्स। जहाँ पे भी बंडल शीथ प्रेजेंट है मतलब वो C4 प्लांट है। ये C4 पाथवे को हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कह सकते हैं। इसमें साइक्लिक प्रोसेस होगा। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट PEP इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। मतलब ये क्या होता है कि इनमें क्या सबसे पहले इसमें सबसे अंदर ऐसे जो इनके जो सेल्स अरेंजमेंट होता है इनमें सबसे अंदर होगा बंडल शीथ सेल्स, उसके साइड पे बाहर सारे में ऐसे लगे हुए होंगे मेसोफिल सेल्स। अब ये बता रहे हैं उन मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट PEP कंपाउंड बनता है, इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स, ये इसमें प्रेजेंट होता है। एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ PEP, और जो एंजाइम इन पे काम करता है वो होता है PEP कार्बोक्सिलेज या फिर पेपकेस भी कह सकते हैं। मेसोफिल सेल लैक ऑफ रोबिस्को एंजाइम, मेसोफिल सेल्स में रोबिस्को एंजाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना वो परवियस टू गैसेज होते हैं। ये क्या है, बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वो इम्परवियस होते हैं, ये नहीं होते। मेसोफिल सेल्स में तो वो गैशियस एक्सचेंज बड़े आराम से होते हैं। अगर गैशियस एक्सचेंज होगा, O2 कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे रोबिस्को नहीं होगा। रोबिस्को नहीं होता तो C4 acid OA is the formed in the mesophyll cells। C4 acid जो है उसमें क्या होगा कि OA बनता है वहाँ। इट देन फॉर्म 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल इटसेल्फ विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल्स। बाद में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बंडल शीथ सेल्स के पास। इन द बंडल शीथ सेल C4 acid are broke down to release CO2 and 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये अभी आपको पूरा का पूरा ना ये जो डायग्राम दिया हुआ है इससे ज़्यादा समझ आएगा, ये ऐसे वर्ड्स में नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर से CO2 आई वहाँ पर इन्होंने क्या किया, उससे HCO3 और PEP इन दोनों ने मिलके फिक्सेशन के लिए एंजाइम कौन सा यूज़ किया, PEP केस, पेप केस यूज़ करा, उससे बन गया OA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था, उससे बना OA के बाद बना मैलेट और एस्पार्टिक एसिड। उसको आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स में आगे ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद में वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के बाद बनेगा पायरुवेट, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे आगे और फिर वहाँ रीजनरेशन होके वापस से वो पेप बनाएगा। ये पूरा का पूरा साइकिल होता है। अब इसमें ये हम पूरा एक बार इसमें जो NCERT में लिखा है वो देखते हैं। लिखा है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये पेप इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या हुआ, इनमें एंजाइम कौन सा लगा, इनको फिक्सेशन के लिए एंजाइम कौन सा लगा, पेपकेस, जो कि मेसोफिल सेल्स में रोबिस्को एंजाइम नहीं होता। इसमें क्या बना, OA बन गया। OA बनने के बाद क्या हुआ कि जो 4 कार्बन कंपाउंड था उससे OA के बाद बना मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, मेसोफिल सेल्स में ही बन रहा है अभी सब। उसके बाद में उसको ट्रांसफर करना है या ट्रांसपोर्ट करना है बंडल शीथ सेल्स में। तो बंडल शीथ सेल्स में क्या हुआ कि जो C4 एसिड इज ब्रोक डाउन टू रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, वो ब्रोक डाउन हुआ CO2 और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। 3 कार्बन मॉलिक्यूल इट ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल सेल्स वेयर इट इज कन्वर्टेड टू PEP अगेन, और फिर वो वापस से जो ये पायरुवेट एसिड जो बन रहा है ये वापस से PEP में कन्वर्ट हो गया और साइकिल कंप्लीट हो गया। द CO2 रिलीज्ड इन बंडल शीथ सेल्स एंटर C3 और केल्विन पाथवे, द पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट्स। जो C3 प्लांट, ये जो कॉमन पार्ट होता है सब में, कॉमन पाथवे होता है सभी प्लांट्स में। द बंडल शीथ सेल्स आर, अभी पहले ये देखो, बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रोबिस्को, मतलब उसमें रोबिस्को होता है। पहले इसका डायग्राम देखो, ये जो दे रखा है ये ऊपर वाला, ये पूरा है मेसोफिल सेल, नीचे वाला दिया है बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल्स में तो क्या है, ये परवियस टू गैसेज है। इसके अंदर फोटोसिस्टम 1 भी होता है, फोटोसिस्टम 2 भी होता है।
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, रुबिस्को नहीं होता इसमें, रुबिस्को नहीं होता। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पेप होता है और ये लूजली अरेंज होते हैं, इनमें परवियस टू गैसेज होते हैं, ये मतलब इनमें गैसियस एक्सचेंज इजीली हो जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले CO2 आई, CO2 कहाँ पे आई, ये सारा का सारा हो रहा है अभी मेसोफिल सेल्स में। क्या हुआ, HCO3 और ये पेप का पूरा नाम होता है फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट। ये पेप में इन दोनों के प्रेजेंस में फिक्सेशन हुआ, फिक्सेशन के बाद इनमें यहाँ पे फिक्सेशन पे ये NCERT में लिखा हुआ था अभी कि फिक्सेशन के लिए हमने कौन सा एंजाइम किया, पेपकेस यूज़ किया, C4 कंपाउंड बना, वो क्या बना, OA बना। तो OA के बाद क्या बना था उसमें, मैलेट और एस्पार्टिक एसिड यहाँ पे। फिर इसको पूरे को, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि जो एक से दूसरे को कनेक्ट करता है। जैसे मैंने पहले ये बताया भी था कि जैसे सपोज कि 2 बकेट हैं भरी हुई और उनको अगर कनेक्ट करना है तो उनके बीच में हमें जो पाइप लगाना पड़ेगा वो प्लाज्मोडेस्माटा। तो ऐसे ही ये यहाँ पर देखो, ये ऐसे ये जो अलाउ कर रहे हैं इनको इससे इसमें जाने के लिए, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, मैलेट और एस्पार्टिक एसिड। अभी यहाँ पे आ गए बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स में क्या है कि इम्परवियस टू गैसेज है, ये इनमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होने देगी, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा इसमें। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये C4 एसिड का मतलब ये मैलेट और एस्पार्टिक एसिड यहाँ पे आए, ट्रांसपोर्ट हुए, इनमें फिर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो बनेगा पायरुवेट। यहाँ C3 एसिड की जगह यहाँ पे C3, इसका ये C3 एसिड लिखा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने नाम लिखा है NCERT की लाइंस में। यहाँ बनेगा डीकार्बोक्सिलेशन से पायरुवेट बना, CO2 रिलीज हो गया, यहाँ से ये वापस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है पायरुवेट अगर ट्रांसपोर्ट होके वापस से ये बनाते हैं पेप। रीजनरेशन के टाइम पे यहाँ पर होता है, ट्रांसपोर्ट हुआ, C3 एसिड्स आएंगे, यहाँ पे रीजनरेशन से वापस से पेप बन जाएगा। ये पूरा का पूरा होता है साइकिल। ये रुबिस्को का पूरा नाम दे रखा है, ये सबको पता ही होगा, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। इसका ये नाम क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेशन भी हो सकता है, ऑक्सीजनेशन भी हो सकता है, इसलिए इसका ये नाम होता है। बट लैक PEP केस, ये लैक PEP केस क्या है कि ये जो बंडल शीथ सेल्स हमने पढ़े थे इनके अंदर रुबिस्को तो होता है, रिच इन एंजाइम रुबिस्को, बट लैक PEP केस, इनमें पेप केस नहीं होता। एंड द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, यहाँ पे क्या होगा, बेसिक पाथवे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। द कैल्विन पाथवे इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट। कैल्विन पाथवे के थ्रू, कैल्विन पाथवे अकर इन ऑल मेसोफिल सेल्स। In the C4 plant, it does not take place in mesophyll cells but only in bundle sheath cells. केल्विन इन्होंने क्या बताया, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, C4 प्लांट है, it does not take place, C4 plants it does not take place in mesophyll cells but does only in bundle sheath cells. ये सिर्फ और सिर्फ बंडल शीथ सेल्स में होता है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फोटो रेस्पिरेशन, और ये जो हमें इसमें 13.1 टेबल दिया है ये वाला भी पूरा फिल कर लेंगे। अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।